बताओ बेटा, किस किस को क्या समझ आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मत देखो कॉपी यार, बिना कॉपी देखे बताओ। हाँ सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है बेटा? किसी चीज को पैरामीटर में मेजर करना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? जब लाइक एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उसका बेंडिंग का मेजरमेंट कितना है, वो कितनी बेंड हो रही है, उसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली किस किस मीडियम के बीच में होगा? दो मीडियम्स के बीच में होगा। अगर दो मीडिया के बीच में, हम कैसे लिखते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। इसका फॉर्मूला क्या आता है? मान लो हम सेकंड मीडियम का स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो कैसे स्टडी करेंगे इसको? आप किस में जाओगे बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये आपको क्या दे देगा बेटा? ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा टू का विद रिस्पेक्ट टू वन। और अगर मुझे एन वन टू निकालना हो तो कैसे निकलेगा? मीडियम टू अपॉन मीडियम वन। अब बेटा जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी स्कूल की इसमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो ऑलरेडी इन्होंने मेजर करके दिए हैं, वो सारे क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज हो जाता है? वो खाली एक ही मीडियम का निकलता है। एक ही मीडियम का क्यों निकलता है? क्योंकि वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? वैक्यूम या फिर एयर के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर का न्यूमरेटर फिक्स हो जाता है बेटा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब एक बात सोच के बताओ, चलो मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, अगर आपको इसको एनालिसिस करना सच में सीखना है तो एक बात बताना जरा, ये सारा मैथ्स है बेटा एक्चुअली। इसमें ये सोच के बताओ, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मान लो तुम लोग उसमें चेक करके बताना, टर्पेंटाइन ऑयल का वाटर से कम था या ज्यादा था कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ज्यादा था ना टर्पेंटाइन ऑयल का वाटर से? ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? नहीं, वो तो निकल जाएगा बेटा। वो आया क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दिस, मान लो वाटर। फिर क्या आया था? आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल निकाला, वो आया 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, क्या पता लगा बेटा मुझे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से? मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे गिवन है तो ये स्पीड ऑफ वाटर कहाँ जाएगा? ऊपर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ चला जाएगा? नीचे। अगर बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जैसे वाटर का आप लोग बता रहे हो कम है, कितना होता है वाटर का? 1.33 तो शायद एयर क्या वैक्यूम का होता है, या 1.003 होता है एयर वैक्यूम का। तो इसका कितना लोगे? मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। तो ये आया बेटा 1.33 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और इसका कितना आया था टर्पेंटाइन ऑयल का? मतलब बुकलेट में गिवन है, देख के बता दो। 1.367। इसका छोड़ो ना, जो भी है ज्यादा है ना इससे, ये बता दो। 1.5 ले लेते हैं। 1.47। 1.47 किसका आया? टर्पेंटाइन ऑयल का आया। ठीक है। अब एक बात सोच के बताना बेटा, अगर ये कम है और ये ज्यादा है तो इसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ज्यादा होगी या स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन ऑयल ज्यादा होगी? क्योंकि अगर ये सॉल्व करने पे ये छोटा नंबर आया और ये सॉल्व करने पे ये बड़ा नंबर आया, तो अगर ये सॉल्व करने में छोटा नंबर आया इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या है? ज्यादा है। क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है। तो इसमें डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है बेटा? डिनोमिनेटर ऑब्वियसली ऊपर वाले का ज्यादा है और नीचे वाले का क्या है? छोटा है। सोच के बताओ। अगर ये आया 1.33 और ये आया 1.47, जिसमें दोनों का न्यूमरेटर क्या है? सेम, तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा होगा और किसका छोटा होगा? फिर बेटा क्या कर रहे हो? ये लो तुम, ये देखो, 1/3 बड़ा होता है या 1/4 बड़ा होता है? मैं तो कुछ और ही सोच रही थी बेटा। फ्रैक्शंस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर आपका 3 > 4 है तो 1/3 क्या होगा? ग्रेटर देन 1/4। तो जितना, अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो नंबर हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो इन दोनों में से आप बता दो डिनोमिनेटर किसका बड़ा होगा? ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने में कितना आया? 1.33। इसको सॉल्व करने में कितना आया? 1.47। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? वाटर का बड़ा है बेटा। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसकी ज्यादा है? वाटर की ज्यादा है। कल हमने क्या सीखा था योगेश? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है बेटा उसमें स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या होती है? कम होती है।
तो वो यहीं से निकला है सारा फॉर्मूले से। बेटा मतलब मेजरमेंट करते हैं हम बेंडिंग ऑफ लाइट का, कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो वो बेंडिंग ऑफ लाइट की मेजरमेंट क्या है, कि जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रहे हैं उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, और टूवर्ड्स द नॉर्मल कितना एंगल पे मेजर हो रहा है, कितना एंगल पे बेंड हो रहा है। तभी तो हम लिखते हैं स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ दीज रेशियोज होता है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बोला जाता है बेटा कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को तो कहते हो दिस इज नोन एज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने एंगल पे बेंड हुआ बेटा, क्या वो बेंडिंग में चेंजेस हैं, उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो मीडियम्स का निकाल रहे हैं, जैसे मान लो मुझे एयर और वैक्यूम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वाटर और ग्लास का निकालना है, तो तब क्या यूज होगा बेटा, n/1 यूज होगा। हाँ ये है, नहीं ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। विद रिस्पेक्ट टू वन का मतलब कि वन का स्पीड ऊपर आएगा और टू का स्पीड नीचे आएगा, और वन विद रिस्पेक्ट टू टू में क्या होगा, टू का स्पीड ऊपर आएगा, वन का स्पीड नीचे आएगा बेटा। तो जिसका जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, तो सेम नहीं आता। किसी के माइंड में ये डाउट तो नहीं है दैट n/1 इज इक्वल टू n/2, ऐसा नहीं होता बेटा, दिस मे नॉट बी इक्वल, दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो हम कभी भी ना इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे काम नहीं करते बेटा, हम हमेशा किस पे काम करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्योंकि हमारा उसमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। हाँ कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा बेटा, या तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन होगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, या फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना होगा। अगर फॉर्मूले में 3 अननोन्स हैं तो उसमें से आपको 2 पता होंगे, एक आपको निकालना होगा। ठीक है, बस एक मिनट बेटा पहले डाउट्स ले लो, और बताओ ना कोई डाउट आया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है बेटा, तुम सिर्फ इतना याद रखना, अगर लैंग्वेज में भी ना याद रहे, अभी बेटा साइन आए बता नहीं सकते साइन एंगल्स क्या होते हैं, अगर इसमें गए तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री अभी खत्म करना पड़ेगा। ये मैथ्स का चैप्टर है तुम्हारा, 9th या 10th चैप्टर है मैथ्स में आएगा, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब साइन का मतलब नहीं पता तो अभी के लिए क्रैम कर लो बेटा, मैं तुम्हें ये दोबारा करवा दूंगी, शायद ट्रिग्नोमेट्री फिर पहले करवा दूंगी मैं। ठीक है, तो ये जो बेटा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन भी क्या करता है, एक मेजरमेंट करता है एक एंगल की। अभी इतना समझ लो बेटा, ये एंगल रिलेटेड है। तो जब भी किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के जब साइन का रेशियो करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, वो एक कांस्टेंट आता है, उसी इसी कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे होते हैं। क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, जैसे मान लो मैं एयर से गई ग्लास मीडियम में, या मैं एयर से गई वाटर मीडियम में, या मैं एयर से गई डायमंड मीडियम में, किसी में भी बेटा वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 40। 40 मेहुल ने भी पूछा था बेटा, 40 क्वेश्चन बताओ बेटा क्या है। नहीं लाइट की वर्कशीट रखी थी बेटा, एब्सोल्यूट में हो जाता है, आपका जो न्यूमरेटर है ना वो फिक्स हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, अब ये चेंज नहीं होगा, खाली नीचे का मीडियम चेंज होता रहेगा और वो निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2 लिख रहे हैं ना, यहाँ पे मीडियम 1 फिक्स हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। एक्चुअली ना इसने मतलब जो एयर और वैक्यूम है उसको एक वो ले लिया स्टैंडर्ड फॉर्म, कि उसके रिस्पेक्ट में हम किसी चीज को निकाल रहे हैं। जैसे क्या कहते हैं, अब बेटा तुम लोग वैसा देखो, अगर जो तुम लोग अपने मार्क्स देते हो, पेपर देते हो, तो सबका एक ही पैरामीटर पे जज होता है कि किसी के 100% में से कितना परसेंट बना, हर बच्चे का। तो सेम चीज है बेटा, इन्होंने फिक्स क्या कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को फिक्स कर दिया, अब उसके रिस्पेक्ट में हर दूसरे दूसरे मीडियम का क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर ना मैं तुम्हें एक चीज और बता देती हूँ, ये लास्ट ईयर हुआ एक क्वेश्चन आया, 2024 में आया था बेटा, ये इन्होंने ना तुम्हें वो दिया हुआ था, केस बेस्ड स्टडी आई थी, मैं करवाऊंगी जब हम PYQs करेंगे। केस बेस्ड स्टडी में इन्होंने तुमको दे दिया था NM, मुझे एक्चुअली नहीं याद कौन से मीडियम का निकलवा रहे थे, आपको NM दे दिया, आपको ना स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दे दिया, फिर आपसे पूछ रहा था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। अब क्वेश्चन समझना ध्यान से, अब हमें तो पता है ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कितना होता है, कितना होता है 3 × 10⁸, पर उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी कि जो डाटा उन्होंने हमें दिया था उससे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम ये नहीं आ रहा था बेटा, उस
नहीं लिखा था ना डायरेक्ट, जिसने लिखा सबको 0 मार्क्स मिले, क्योंकि जो उन्होंने हमें मेजरमेंट दी थी ना बेटा, मुझे एक्चुअल डाटा याद नहीं है, वो अपने पीवाईक्यू की बुकलेट में है क्वेश्चन, जो जो उन्होंने हमें मेजरमेंट दिया, जब हमने उसको सॉल्व किया उससे हमारा स्पीड ऑफ लाइट आ रहा था 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये पता है फिजिक्स में क्या करते हैं, हम आप बोलोगे ये तो गलत है, मुझे भी ऐसे ही लगा था बेटा कि ये तो गलत है। बेटा दोनों में सेम ही माना जाता है वैसे, हाँ वैक्यूम में थोड़ी और कम होती है और तेज हो जाती है, बट बेटा पता नहीं दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही कंसीडर किया जाता है, नेग्लिजिबल सा डिफरेंस होता है। तो मुझे नहीं पता ऐसा हुआ क्यों, बट जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था उससे स्पीड ऑफ लाइट कुछ ऐसा बन रहा था, फिर उन्होंने उसका एक नेक्स्ट पार्ट भी दिया था जिसमें हमें इसको यूज करना था। अब जिस जिस बच्चे ने वो 3 × 10⁸ किया उसके बेटा चारों पार्ट गलत हो गए। तो ये भी ध्यान रखना बेटा, कभी ना आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम लिखा हो 3 × 10⁸, जो क्वेश्चन में अगर डाटा गिवन हो उसको लगा के फिर निकाल लेना बेटा जो भी आएगी। तो ये फिजिक्स में ये भी गलतियां होती हैं, या पता नहीं बेटा ये जानबूझ के इस तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ तो बेटा नहीं, मैं अब ये बता रही हूँ, मान लो मैं भी आप लोगों की जगह होती और मुझे मेरी टीचर ने पढ़ाया होता कि स्पीड ऑफ लाइट तो पता है 3 × 10⁸, तो टाइम बचाने के लिए बेटा मैं भी डायरेक्ट लिख देती, बट वो जिसने भी डायरेक्ट लिखा बेटा क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि उनकी स्पीड तो ये आ रही थी, तो 4 के 4 नंबर खो के आए थे बेटा। तो ये इस चीज का बेटा ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में घुमा देते हैं ये लोग, तो कुछ भी ना बाय डिफॉल्ट अज्यूम मत करना, जहाँ पे दिया होगा ना आपको तो वहां पे नीचे ब्रैकेट में मेंशन्ड होगा कि टेक स्पीड ऑफ लाइट एज दिस, और नहीं मेंशन्ड हो और आपको यूज करना पड़ रहा है तो फिर ये यूज करना, क्या 3 × 10⁸, नहीं तो जो गिवन है बेटा उसी को यूज करना। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ बेटा, क्या डाउट आ रहा है। अच्छा एक ना अभी सर अनुभव की नोटबुक चेक कर रहे थे, पता नहीं किसकी, इसका आंसर बताना बेटा 37th का, तो मैंने उसने देखा पता नहीं यार किसने, अनुभव ने लिखा है इसने लिखा है दीपक ने, बताना बेटा एक बार 37th का आंसर। हाउ डज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ द ग्लास और एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा मुझे तो नहीं लगता थिकनेस से कोई फर्क पड़ता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे, मुझे नहीं लग रहा बेटा। हम्म आप लोगों ने क्या लिखा है इसका आंसर, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। हाँ थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है बेटा, चेंज नहीं होती, मेरे पास 2 थिकनेस के ग्लास स्लैब है, मैं दूसरा भी लाके चेक कर लेती हूँ, मुझे नहीं लगता उससे कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस से लेटरल डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क आएगा, कैसे आएगा बेटा। बेटा मुझे तो ये लग रहा है अगर ऑब्लिक आ रही है तो दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ वो तो अगर ऊपर से तुम एंगल चेंज करोगे तो नीचे से भी एंगल चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ना एक बार क्वेश्चन मार्क डालना बेटा, बुक में ढूंढते हैं इसका आंसर, जहां तक मुझे लग रहा है बेटा दोनों ओब्लिक मतलब स्ट्रेट नहीं आ रही, किसी ना किसी एंगल पे आएगी, स्लैंट टेढ़ी, ठीक है। अच्छा एक कल जो एक्सपेरिमेंट किया था, अगर सीधी लाइट मारोगे तो क्या रहेगा वो, इमरजेंट रे का एंगल क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, उसमें कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। वीरेन एक मिनट खड़े होके गेट बंद कर लो, तुम्हें वहां एसी की ना कूलिंग नहीं आएगी, नहीं तो स्टॉपर हटा देना बेटा। 40 बेटा 37 एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, देखते हैं अभी। 40th क्वेश्चन देखो, हाँ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम 1 टू डेंसर मीडियम 2, एंगल ऑफ इंसिड, ये तो तुमने किया नहीं। हाँ बेटा छोड़ दो फिर, अभी अभी तो मैं बता नहीं सकती साइन 45 क्या होता है, या बता दूं, थोड़ा याद करवा दूं, कर लो याद कर लो। 1/2, 1/√2 होता है बेटा, 3 वैल्यू 4 वैल्यू याद कर लो बेटा, लिख ही लो ना, क्यों ही छोड़ा, क्या पता तुम्हारे पेपर में, स्कूल में कैसे करवाया है, स्कूल में नहीं करवाया ये।
6 वैल्यू याद कर लो बेटा। और ट्रिग्नोमेट्री जब करवाऊंगी बेटा तो करवाई दूंगी। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 डिग्री बेटा। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री, ये एंगल्स भी फिक्स रहेंगे बेटा, इसके अलावा कोई और एंगल नहीं दे सकते आपको ये लोग। √3/2। और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। बस ये 5 वैल्यूज याद कर लो बेटा। 0, 1/2, √3/0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। वो होता है बेटा 0। 180 बेटा ये सब सीखोगे 11th क्लास में। जितना भी साइन, वो बहुत इन डेप्थ हो जाएगा, रहने दो। साइन ना पूरी इस लाइन पे बेटा, इस पूरी लाइन पे कितना होता है? 0। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री रोटेशन चलती है ना ये। तो रोटेशन 0, 90, 180 पूरी इस लाइन पे 0, फिर वापस 360, फिर से 0, फिर वापस 360 में 180 ऐड कर दो 540, फिर से 0 बेटा, सारा 0 रहता है सारा। एक ना वो बड़ी अच्छी सी बुक है ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आप लोग तो बुक्स पढ़ते नहीं, मैं कभी भेजूंगी आप लोगों को। पढ़ते हो तो भेजूंगी बेटा। उसमें जैसे बता रखे हैं, जैसे ये जो आपका कंपास रीडर्स नहीं होते, जैसे वो जो तुम्हारा वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले जो कंपास आते हैं छोटे छोटे, वो दिखाते हैं। तो उससे पहले ये था, जैसे पहले जब वो जाते थे उसमें ना, ये बेटा क्या कहते हैं, शिप जैसे जाती थी मान लो किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो तब तो इतने वो हाई पावर इनके पास डिवाइसेस नहीं थे इतने एडवांस्ड। तो फिर ये उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करते थे कि हम कितने एंगल पे मूव कर रहे हैं, सन का एंगल और खुद का एंगल, और पता नहीं ये किसी के साथ क्या मेजर करते थे, उसको फिर मेजर करके बेटा सारा ट्रिग्नोमेट्री वहीं से डिराइव्ड है, अगर हमें कोई भी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। क्या? तो बेटा वो हाथ से ना एक्चुअली हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, पाइथागोरस, वो चीज है सारी। वो बेटा वो हाइट है। जैसे मान लो पेड़ यहाँ पे है, हमारी इतनी शेडो बन गई है, ये ट्री है बेटा, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, तो ये कितना एंगल बना रहा होगा, इतने, ये वाला एंगल ढूंढना है या ये वाला एंगल ढूंढना है, ये तो 90 डिग्री होता ही है। अभी आप लोग 10th में पढ़ोगे सारा राइट एंगल ट्राइंगल से, और अगर 11th में मैथ्स लोगे तो फिर पढ़ोगे सारा सर्कल से। तो ये सारे सर्कुलर एंगल्स होते हैं बेटा, इनको कहते हैं सर्कुलर एंगल्स। वो 10th में नहीं पढ़ाया जाता, वो 11th में बताया जाता है। तो मैथ्स है तो इंटरेस्टिंग, देखो अगर थोड़ी बुक्स बुक्स पढ़ी जाए ना इसकी। चलो अब बेटा ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, उसका कल पेपर है, उसको वैसे ही बहुत कुछ आ गया है, पता नहीं क्या करके आएगा कल के पेपर में। पेपर तुम लोगों के होते हैं, इधर दिमाग में स्ट्रेस इधर हो जाता है। अब बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 40th का फर्स्ट पार्ट। चलो कोई नहीं, जितना तुम्हें आता हो केमिस्ट्री अच्छे से कर लेना, सारी इक्वेशंस अब तुम्हें याद हो चाहे बेटा पीरियोडिक टेबल ना याद हो, अब रट लेना भाई, फिर क्या बनता है लेड नाइट्रेट फेरस सल्फेट, ठीक है। बताओ बेटा, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। यानी कि बेटा मुझे निकालना है N21। N21 कैसे निकालोगे? अब स्पीड ऑफ लाइट तो पता नहीं है, बताओ सोच के बताओ। और लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम 1 टू डेंसर मीडियम 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हाँ बेटा डिग्रीज है, थोड़ी ज्यादा बड़ी बना दी, 25 डिग्री है। नहीं नहीं बेटा, ये डिग्रीज है। 2√2 आ रही योगेश, आप लोग बताओ कैसे निकाला। फॉर्मूला तो सेम लगेगा बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर। कैसे निकाला साइन आई? क्या साइन 45 डिग्री डाला? तो मान लो अगर यहाँ पे डाला बेटा साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, और ये कितना होता है? √3/2। अच्छा सॉरी 1/2 है बेटा, 30 डिग्री है ना। 1/2 कितना बना ये? 2/√2 बेटा, 2/√2 कितना होता है? 1/√2। ये छोड़ो ऐसे लिख, नहीं 2/√2। तो 2/√2 का रैशनलाइज कर देना बेटा, कितना आ जाएगा ये? 2√2/2 आ जाएगा। तो 2√2/2 कितना आ गया? √2 आ गया बेटा ये तो। पर फिर नेक्स्ट कैसे निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम? सोच के बताओ।
सोचो ना, अभी तो किया कंसेप्ट जब योगेश ने पूछा बेटा। वैसे तुम एक बात बताओ, N21 और N12 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते ये? क्या N21 1/N12 नहीं हो जाएगा? तो अगर ये हमने N21 निकाला बेटा, तो N12 किसके इक्वल आ जाएगा? 1/√2। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, √2 और 1/√2 में से? √2 बड़ा है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा आया? ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। आप बताना बेटा, डेंसर मीडियम कौन सा था, मीडियम 2 था या मीडियम 1 था? क्वेश्चन में गिवन है, कौन सा डेंसर है? मीडियम 2। तो बेटा अकॉर्डिंगली हमारा तो सही आया है, फिर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ज्यादा और 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 छोटा है। ठीक है, रेसिप्रोकल, ये रिलेशनशिप कहीं लिख लेना बेटा नोटबुक में, N21 इज इक्वल टू 1/N12, रेसिप्रोकल होता है। ये बेटा, ये तो फिर मैंने वही निकाल लिया, जैसे मैंने N21 निकाला, ये किसके इक्वल होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आया क्या बना बेटा, साइन 45 डिग्री उसने गिवन है, साइन 30 डिग्री, वो सारी वैल्यू उठा के डाल दी, आ गया √2 के इक्वल। अब ये मुझसे सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड। तो जब ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड निकालेंगे बेटा, तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1/√2। अब वो कह रहा था बेटा, जो फर्स्ट मीडियम है वो रेयरर मीडियम है, और सेकंड मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम। तो ये ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या आना चाहिए था, छोटा बेटा, और N21 क्या आना चाहिए था, बड़ा। और वही हमारा आ रहा है अकॉर्डिंगली। और बताओ बेटा, इसमें और कोई डाउट? हो गए बाकी सारे क्वेश्चंस? स्पीड ऑफ लाइट किसमें नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम? रेयरर मीडियम। अच्छा, लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल इन, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या पूछ रही हूँ मैं? हाँ, इफ द, नहीं, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड फ्रॉम रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। नहीं आ रहा बेटा, जैसे मान लो एक डेंसर मीडियम है, अभिषेक, डेंसर मीडियम ग्लास स्लैब है। हाँ, सेम चीज। तो जैसे मान लो अगर कोई ऑब्लिक लाइन आई, ऑब्लिक का मतलब अनुभव स्लांट, ठीक है, ये क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब अब जानी तो ये सीधी चाहिए थी, बट ये सीधी नहीं जाएगी, ये कहाँ बेंड कर जाएगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। निष्ठा, यू सिट देयर बेटा, मैं भी दे रही हूँ टेस्ट। दोबारा बताना बेटा। हाँ हाँ, वो भी 1/N21 के इक्वल हो जाएगा, तो उसमें क्या फर्क पड़ा? हाँ हाँ, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बेटा। x इज इक्वल टू 1/y, तो ये इधर ले आओ, इसको दे दीजिए, y इज इक्वल टू 1/x। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुछ भी कैसे भी कर लो, मर्जी तुम्हारी है, फिजिक्स पढ़ के आए हो 9th क्लास में। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैं एक मिनट से, एक मिनट देना, इसको एक पेपर दे दूँ निष्ठा को। हाँ, वो निकल गई थी बेटा, मैं सर को बोल देती हूँ। सर, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की यहाँ पे वर्कशीट रखी होगी, स्पेयर। निष्ठा का है। आज 10th में काफी बच्चे नहीं आए, कौन कौन छुट्टी पे? कनिष्का नहीं आई, वो तो आएगी, एंजल नहीं आएगी, 2 और 13 का है, निष्ठा को काउंट किया? हाँ, तो बस 13, टोटल 15। निष्ठा, ये लो बेटा, सर वाइट शीट्स देना।
छोड़ देना सर शीट्स, वो सर फिर जब वापस ऑन करते हैं तो आवाज़ नहीं आती। ये लो बेटा। क्या क्या कह रहे हो? बेटा दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं हो जाएंगे? तुम अगर स्पीड चेंज कर दोगे, तुम्हें N21 के आगे वन होता है, N21 क्या लिखते हो बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। खाली ऐसे लिख दो, वो तो पता ही है बेटा। ऊपर क्या आएगा? मीडियम वन, और नीचे क्या आएगा? मीडियम टू। N12 किसके इक्वल आएगा? मीडियम टू अपॉन मीडियम वन। तो दोनों देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो क्या N21 को बेटा मैं 1/N12 नहीं लिख सकती? क्योंकि वन अगर 1/N12 करूंगी तो M1 ऊपर आ जाएगा, M2 नीचे आ जाएगा, और M1 और M2 नीचे ऊपर हो जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल बेटा। नहीं, कैसे समझाऊं और? पक्का? पता नहीं। हाँ हाँ हाँ। क्या बोल रहे, क्या बोला? हाँ, N12 आ गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। N21 की जगह मैंने लिखा √2, ठीक है बेटा। तो अब मुझे यहाँ से N12 चाहिए, हाँ तो निकाल तो रही हूँ। तो √2 किसके इक्वल आया? 1/N12। तो ये दिस इम्प्लाइज N12 किसके इक्वल हो गया? N12 इंटू √2 1 के इक्वल हो गया। तो N12 किसके इक्वल हो गया? 1/√2 के। जो मैथ्स लगाते हैं बेटा, ये दोनों डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। बेटा ये तो एक, हाँ स्वैपिंग तो कर रहे हैं बेटा। और ये तो एक पूरा एक सिंबल है, इस ये नंबर 12 मत उठा लेना कभी यहाँ से 12 भी मल्टीप्लाई करने लग जाओ। तुम लोग यही कर रहे हो क्या? हाँ ये तो एक पूरा सिंबल है बेटा, दिस इज अ सिंबल। ठीक है, तो ये क्या बना बेटा? ये N21 ये आया, तो ये जैसे अगर इसको इसके साथ ले आओगे तो ये वापस नीचे आ जाएगा। इन दोनों की पोजीशंस को स्वैप कर सकते हो ना, बस। बेटा वैसा तो 3-4 का भी हो जाता है, बट वो 11th-12th में सिखाया जाता है। ठीक है, और ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि बेटा 10th में नहीं है, अब 11th-12th की फिजिक्स मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ। हाँ तो वही तो मैंने भी किया बेटा। नेक्स्ट लिखो बेटा इसमें, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। वो बेटा नहीं, अब उस पे आ जाओ, सॉरी ये सब तो बात की बात है। वो लिखना बेटा, स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज। कौन कौन से दो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं बेटा? कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस। अच्छा, अब कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस? क्या बोल रहे हो? खुद ही खुद में बोल रहे हो, खुद ही खुद में खत्म भी कर दिया टॉपिक। हाँ करेक्ट, और अंदर से बीच से थिन होता है बेटा। ठीक है, कैसे? चलो मान लो मैं दो बनाती हूँ, आप लोग मुझे इसका वो बता देना कि ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। एक लेंस बना ऐसे और एक लेंस बना ऐसे बेटा, बताना इनमें से कौन सा। ये क्या बना बेटा? ये बना कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। अब मिरर मत भूल जाना बेटा, कभी पता लगे लेंस सीख लिया और मिरर भूल गए। मिरर कैसा होता था? कॉनकेव मिरर कैसा होता था? ये इधर से बाहर से शेडेड बेटा, और अंदर से जो अंदर से बल्ज, मतलब बल्ज नहीं बेटा, जो अंदर वाला पोर्शन होता था वो क्या होता था? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता था? वो ऐसे होता था, अंदर बाहर से क्या, अंदर से क्या होता था? पॉलिश्ड, और बाहर से क्या होता था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इन दोनों में से कन्वर्जिंग कौन सा था?
कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर था। इन दोनों में से कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। उल्टा चलता है बेटा ये। तो ये वाला लेंस कौन सा होता है? कन्वर्जिंग। ये वाला लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग। हाँ हाँ, तो इसको मान लो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं बेटा, तो एक सर्कल कहाँ से बन जाएगा? इधर से कंप्लीट हो जाएगा। एक सर्कल इधर से कंप्लीट हो जाएगा। बीच में क्या बनता है इसमें? जैसे वहां पे पोल बनता था, यहाँ पे क्या बनता है? ऑप्टिक सेंटर। अच्छा, इसको कैसे कंप्लीट करोगे? एक इधर से कंप्लीट हो जाएगा बेटा, एक उधर से कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें भी बीच में क्या बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर। अभी मत याद दिलाओ, अभी आएगा सर्कल्स। सर वो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास दे दो। एक डायमीटर वाले उसमें जो तुम्हारी वो बनाते हैं ट्राइंगल, उसका एंगल कितना बनता है हमेशा? जैसे जो एक अगर आपकी कॉर्ड है, तो अगर वो डायमीटर पे एंगल बना रही है, सबटेंड एट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, तो वो एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री बेटर। और जो एंगल सबटेंड होता था सेंटर पे और बाउंड्री पे, अगर एक ही कॉर्ड कर रही है, तो क्या रिलेशनशिप होता था? सर एक हमारा ना वो भी होगा। ये कौन सा मिरर है? हमारा कॉनकेव लेंस होगा, लेंस। ये तो मिरर्स हैं। मैं ये हाँ, हाफ कौन सा किसका होता था, मैं ये पूछ रही हूँ। जैसे मान लो अब तुमने सर्कल छेड़ ही दिया है, तो कर ही लेते हैं। मान लो एक ये कॉर्ड है। कॉर्ड एक तो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, और एक कर रही है सेम साइड ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। करेक्ट। तो अगर ये एंगल बनता था एक्स, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? एक्स बाय 2, हाफ। गुड। हाँ, दोनों चाहिए सर हमें। हाँ, अगर ऊपर वाला एक्स है तो नीचे वाला 2x हो जाएगा। अच्छा, इसका भी कोई प्रॉपर्टी होती थी? सोच के बताना। जैसे मान लो ये तो चलो ऊपर वाला एंगल है, अगर यहाँ पे कोई अगर एंगल ट्रेस कर दिया, इस वाले एंगल की क्या प्रॉपर्टी है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो पढ़े थे आप लोगों ने। करेक्ट। तो अगर बेटा हमने ये वाला एंगल निकाला, तो उससे हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, और इसका सम मिलके क्या बनता था? 180 डिग्री। तो बस उसको इसको ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेटा, चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं बेटा। ये मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज हो रहा है? मान लो अगर तुमने इसमें कुछ जैसा लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी बहुत छोटा लिखती है, मुझे तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। एक मिनट, एक मिनट बेटा, दिख तो कुछ भी नहीं रहा। इसके अंदर एक छोटा सा लेंस यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसका मुझे पर्पस नहीं पता क्या है। इतनी बड़ी बड़ी फिगर दिखाई दे रही है जो तुमने गलत बनाई है। क्या? अभी कौन सा सनराइज आ रही है बेटा जो तुम कॉपी जलाओगे? बेटा ये इतने, इनके अंदर इतनी हीट एनर्जी थोड़े ना है जितनी सन के अंदर है। इतनी हीट एनर्जी होगी तो बेटा इसके नीचे पूरे दिन रह के काम ही नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा, इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। अरे अंधी क्यों हो जाओगे? ऐसा दूर करके देखो ना। ये देखो, अब ऐसे बड़ा बड़ा दिख रहा है, पास से मत देखना, दूर से देखो। और जो तुमने नहीं, एक मिनट, पर इमेज इसके रियल एंड इन्वर्टेड तो नहीं बन रही बेटा, एक मिनट दिखाना। हाँ हाँ, बनती है। पता नहीं बेटा, मुझे देखते हैं अभी इसको बना के। ये एक बार रोटेट कर लो बेटा, चेक करना बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है। और अपने दो लेंस और कहाँ गए? कहाँ गए? अभी तो मेरे हाथ में ही थे। कहाँ गए दो लेंस और? दूसरा भी बैग में गिरा होगा, चेक करो। नहीं, इसके नीचे, तुम्हारी कॉपी के नीचे। ये रहा।
ये भी बेटा एक बार रोटेट कर लो इधर से, इनमें से एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, चेक कर लो कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। पता नहीं पिछले साल एक बच्चे के स्कूल के मैम ने बताया था, अच्छा आइडिया था कि जब हम हाथ ऐसे जोड़ते हैं तो ये वाला लेंस कौन सा है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, और फिर उसका उल्टा देख लेना वो कॉनकेव लेंस। पता नहीं, ये कॉनकेव है बेटा, बाहर से देखो ना, बाहर से मोटा है अंदर से पतला है। अरे तुम ऐसे हाथ लगा के देखो ना, बीच से पकड़ के देखो और बाहर से देखो, ऐसे आंख से देखने में क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला लेंस है, अंदर से मोटा है बाहर से नहीं, बाहर से मोटा है अंदर से पतला है। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा। कॉनकेव लेंस का नाम भी होता है वो, काम होता है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस होता है। मुझे लगा इसका कोई दूसरा नाम भी होता है, ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं है। पर मुझे इससे ये नहीं समझ आ रहा कि जब तुम इससे देख रहे हो मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो इसमें इन्वर्टेड इमेज तो नहीं दिखाई दे रही बेटा, सीधी ही दिखाई दे रही है, ऐसा कैसे हो गया। हाँ तो कॉन्वेक्स में तो इन्वर्टेड इमेज बनती है जब दूर देखते हैं। थोड़ा और दूर करके देखो, दूर करो, नहीं दूर 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 बेटा, मुझे तो पास से दिख रही थी, मुझे दूर से दिख रही थी। दूर से देखो बेटा, शायद दूर से दिखाई देगी, नहीं बन रही ना, पर इसमें इससे दिखा, इसमें खुद को तो नहीं देख पाएंगे, बट मान लो तुम्हें सामने अगर मुझे देखना हो, हाँ तुम छोटे दिखाई दे रहे हो सारे, तो फिर ये क्या बन जाएगा बेटा, फिर ये वो बन जाता होगा, मिरर बन जाएगा। सही है। एक मिनट दूसरा दिखाना बेटा, कुछ गड़बड़ है इसमें, इन्वर्टेड इमेज दिखनी चाहिए, सर जो दूर बैठे हैं उल्टे दिखाई देने चाहिए। हाँ देख रहे हैं ना सर, मुझे उल्टे, तुम सब मुझे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, मन करता है ऐसे उल्टे ही टांग दो बस। ये कौन उल्टा दिख रहा है, येलो किसने पहना है, अच्छा केशव, ये देखो वीरेन भी उल्टा दिखाई दे रहा है, सही है बेटा, भगवान बस ऐसे ही उल्टा टांग दो, तुम लोग ना पढ़ाई करो, उल्टा दिखाई दे रहा है बेटा इसमें, बट उसमें मैग्नीफाइंग में नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं क्यों उल्टा। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा इसमें, देख लो बेटा एक बार ये प्लीज, पेज पे मत देखो वीरेन, दूर देखो, दूर का उल्टा दिखाई दे रहा है, पेज पे मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिखाई दे रहा बेटा। अब जैसे इसमें इमेज बन रही है पीछे दिव्यांश की, वो उल्टा दिखाई दे रहा है, तुम लोगों को मैं भी उल्टी ही दिखाई दे रही होंगी, बट मुझे उल्टा मत टांगना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा एक बात बताना बेटा, जैसे मेहुल के टीचर ने बताया, जब आप दो स्फेरिकल्स कंप्लीट करते हो तो आपको एक कॉन्वेक्स लेंस मिलता है, जो भी योगेश के टीचर ने, तो इसके कितने फोकल लेंथ होंगे, इसके कितने फोकस होंगे, दो, और इसके कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, दो बेटा। कैसे बनाओगे, सबसे पहला केस वन क्या बनता था, कौन बताएगा, देन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, बेटा सारे रूल सेम है, चलो बना लेते हैं इमेजेस, देन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पहले लेंस बनाना बेटा, जैसे वहां पे पोल होता था, यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर, इधर बेटा अच्छा बातें नहीं करो प्लीज, इधर बनेगा F1, जिधर F1 बनाओगे बेटा उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बना लोगे, इधर C1, और इधर क्या बनेगा आपका F2, फोकस 2, और इधर आपका क्या बन जाएगा C2। चलो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे, रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगे बेटा, ऑब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, मान लो इन्फिनिटी पे, तो रेज हमेशा कैसी आती है, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो बेटा, तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, चार रेज ले आते हैं बहुत है, चार रेज आई बेटा, कहाँ पे मीट करेंगे सोच के बताओ, फोकस पे, तो जब सारी आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा बेटा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट फोकस। इमेज का नेचर कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड बेटा। कॉन्वेक्स मिरर का सेम कैसा काम होता है जैसा कॉनकेव मिरर करता है, कॉन्वेक्स लेंस का कैसा काम होता है जैसा कॉनकेव मिरर करता है।
बना लो बेटा इस, हाँ बताओ कुछ पूछ रहे हो योगेश? ना, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्फिनिटी से तो कभी आती नहीं, इन्फिनिटी से भी ले आओ, उसमें भी कहाँ मिलती है बेटा, उसमें बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट और पॉइंट साइज। बस उसमें डिफरेंस यही होता है बेटा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, यू कैनॉट कैप्चर इट ऑन स्क्रीन। कल एक बार ये लोग अपना पेपर दे लें, मैंने उस दिन यहाँ पे शाम को भी करके देखा था, शाम को भी हो रहा था, मतलब आई डेंट रिक्वायर सनलाइट फॉर इट। बनाओ बेटा इसमें, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, लिखना बेटा इसमें, इमेज इज फॉर्म्ड, केस वन ऊपर लिखना बेटा प्लीज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट रखा है बेटा इंफिनिटी पे, एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट f2 पॉइंट साइज्ड, ब्रैकेट में हाईली डिमिनिश्ड लिख लेना बेटा, साथ में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम केस है, केस टू बताओ क्या बनता था, सेम बेटा, 6 के 6 बिल्कुल सेम केसेस है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बिल्कुल सही बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, हाँ इसमें लिखेंगे बेटा बियॉन्ड C1, बना लेते हैं फिर, ये बनाया, इधर से हमने ये बनाया, इधर से हमने ऑप्टिक सेंटर बना दिया, इधर से हमने F1 बना दिया, इधर से हमने C1 बना दिया, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1, इधर से हमने F2 बना दिया, ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज C2। बताओ बेटा कैसे आएंगी रेज, एक आएगी बेटा, एक पैरेलल टू पास करवा दो, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहाँ से पास करेगी, फोकस। अब इधर भेजूं या इधर भेजूं बेटा, इधर, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें, रिफ्लेक्शन नहीं है बेटा, रिफ्रैक्शन है, तो कहाँ से पास करी, फोकस से। नेक्स्ट बताओ, करेक्ट, अगर ऑप्टिक सेंटर से जाएगी तो कैसे जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। कोई और बताओ ना, अगर ऑप्टिक सेंटर से नहीं करवानी, फोकस से करा दो, बिल्कुल सही है। अगर एक रे कहाँ से आई बेटा, अगर फोकस से पास कर रही है तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल, बट मैंने गड़बड़ कर दी बेटा, एक मिनट रुक जाओ, इधर आई नहीं, सही है बेटा, बताना इमेज कहाँ बन रही है, पर मेरे सेम साइज की बन रही है, डिमिनिश बननी चाहिए थी बेटा, समझ नहीं आया, क्या चीज बेटा, पूछो अनुभव, क्या चीज, अब इमेज बेटा जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करती है यहाँ पे बनेगी, बट ये मेरी सेम साइज की बन रही है, सेम साइज की नहीं बननी चाहिए, छोटी बननी चाहिए। क्या चीज, F2 एंड C2 के बीच में ही तो है बेटा, अरे सेंटर से क्या फर्क पड़ता है, वो तो मैं इसके जितने पीछे रखूंगी उतना बीच में आ जाएगी बेटा, यहाँ रख लो, ये लो, हाँ सेंटर नहीं होता बेटा, वो तो बीच होता है, बस वो बीच कितना है वो हमें नहीं पता ना, हम किस रेशो प्रोपोर्शन पे उसको रख रहे हैं। ये लोग बना लो, ये क्या बना, दिस इज माई ए बी, दिस इज माई ए डैश बी डैश, ये बना बेटा C2। हम बहुत ज्यादा बेटा स्केल्स यूज नहीं कर रहे हैं ना, दिस इज जस्ट रफ टू अप्रोक्सीमेशन। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, बियॉन्ड C1, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 एंड C2। रेज बनाना मत भूलना बेटा, मैं एरो लगाना भूल गई हूँ, इसमें रे इधर गई और फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर हो गई। नेचर ऑफ इमेज लिख लेना बेटा, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड C2, रियल एंड इन्वर्टेड, और साथ में डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज। बहुत ध्यान से बनाना प्लीज, टिप से पास करते हुए बनाना, कोई ऊपर नीचे से मत पहुंचा देना बेटा, जैसे आप लोग बनाते हो। केस 3 क्या होता था केशव,
व्हेन द एट सी बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, इसमें क्या लिखेंगे, सी या C1 बेटा, क्योंकि दो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C1 बना लेते हैं, फटाफट बना लो बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम है। इधर बन गया O, इधर बन गया F1, इधर बन गया C1, इधर बन गया F2, इधर बन गया C2। हो गया ये। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, C पे। इमेज कैसी बनती थी वीरेन इसमें, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, और बनती कहाँ पे थी पार्थ, सी के मतलब C2 के ऊपर बन जाएगी बेटा। तो बनाते हैं हम, C2 पे सेम साइज की इमेज बनानी है। सेकंड, एक रे भेजी पैरेलल, कहाँ से पास कर जाएगी, F2 से। और एक रे कहाँ भेजी मैंने, फोकस से भेज देते हैं, और ये कहाँ चली जाएगी, पैरेलल। ये कहाँ मीट की, यहाँ पे मीट की बेटा, ये भी था तो ये बन जाएगा A डैश B डैश। ये रे ऐसे गई और इधर से ऐसे गई, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे गई। तो आपकी इमेज कहाँ बनी, C2 पे। इसमें लिखना बेटा नेचर ऑफ इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड एट C2, रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश नहीं बेटा, सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम जैसा कॉन्केव मिरर में होता था। तभी कह रही थी जिस दिन ये करोगे उस दिन अपना कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर के याद करके आना बेटा, क्योंकि लेंसेज का बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। नेक्स्ट क्या होता था, कौन बताएगा, आतिफा आप बताओ। वेरी गुड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F1। अभिषेक कैसी इमेज बनती थी, जब ऑब्जेक्ट होता था C1 और F1 में कॉन्केव मिरर में, बनती कहाँ थी इमेज, कहाँ बनती थी, कल साइंस का पेपर है। बियॉन्ड सी बेटा, और कैसी इमेज बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। मत पढ़ो बेटा, पेपर एक बार बस तुम्हारा रिजल्ट आने दो, फिर देखना। एक ने बोला इन्फिनिटी तो सब ने बोला इन्फिनिटी। बेटा क्यों लगा, जब मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर रही हूँ, हैं ऐसा हो कि मैंने क्लियरली मेंशन नहीं किया तब तो आप कुछ भी बोल दो। बनाओ बेटा, सेम इमेज फॉर्मेशन, इसमें ए बी लिखना मत भूलना प्लीज। दिस इज योर इमेज, ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज इज A डैश B डैश। तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C2, image is formed beyond C2, real and inverted and enlarged। बड़ी इमेज बनती है बेटा इसमें, मैग्नीफाइड। नेक्स्ट केस कौन सा बनाया है बेटा, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्या बनेगा, एट F1 बना लो बेटा, सेम इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बेटा। बना लो बेटा, 6 के 6 केसेस बना लो, वैसे ही है बिल्कुल सिमिलर से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। साइड हो, ये लो। हाँ 2 केसेस होते हैं।
बना लो बेटा, आज ये चैप्टर खत्म करते हैं, बहुत टाइम से लिंगर ऑन हो रखा है ये। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। बनाओगे मेहुल थर्ड केस, फिफ्थ केस, और एक और केस आतिफ आप आ जाओ। when the object is at f1, आतिफ आप बना देना when the object is between p1 and f1। फटाफट आओ फिर बोर्ड पे, मैं दूसरा मार्कर ला के देती हूँ। ये कौन सा बनाया बेटा? हाँ ठीक है, सही है बेटा। एक मिनट, ये f1 स्मॉल क्यों लिख रहे हो, कैपिटल लिखो, फोकस आएगा ना। हाँ, fi नहीं f1। सर मार्कर्स खत्म हो रहे हैं, मार्कर भी खत्म हो रही है, इंक भी खत्म हो रही है। नहीं, ऑर्डर कर दो। नहीं, आप रेस्ट कर लीजिए, आपकी आवाज़ से ही लग रहा है कि तो ठीक नहीं। दवाई ले लो। ठीक। बेटा इसमें ऐसे कैसे पास करवाओगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा। ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी। हाँ सही है, ठीक है। सही है बेटा। हाँ बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर बेटा इस पे क्या, किसका काम करता है? जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है बेटा, वो बिना विदाउट एनी बेंडिंग वो सीधी पास कर जाती है। Images formed at infinity beta highly enlarged, real and inverted, real and inverted। ठीक है, ये दिव्यांग समझ आ रहे हैं? कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना बेटा। Shall I erase this? Next case, sixth case, when the object is between P1 and between O and F1, optic center बेटा। रियल एंड इन्वर्टेड होती है बेटा, और बनती कहाँ पे है? इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बिल्कुल सही बेटा, ज्यादा गैप ले रहे हो, फिर वो इमेज ना गड़बड़ बनेगी। हाँ अब ऑब्जेक्ट रख दो O और F1 के बीच में। इन्वर्टेड सही लिखा है। ये स्माइली बनाई है लास्ट में। ना वहां से नहीं बेटा, ऑप्टिक सेंटर तक आती है सीधी, ऑप्टिक सेंटर तक लेके जाओ। हाँ यहाँ पे लाइन खींच दो।
अब F2 से पास करो। अच्छा बातें नहीं प्लीज। ना फिर गड़बड़ कर रहे हो, सेंटर से भेजो ना बेटा, सेंटर से भेजो बिल्कुल, यहाँ से ऐसे, ऑप्टिक सेंटर से। गुड, वेरी गुड। नहीं मीट नहीं करेंगी, जैसे जा रही है वैसे जाने दो, सही तो बना रहे हो, दूर जाती है बेटा, डाइवर्ज हो जाती है। मीट कहाँ करेंगी? पीछे, दूर चली गई, पीछे मीट करेंगे, पीछे एक्सटेंड करो, इधर पीछे बिहाइंड द मिरर, डॉटेड। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, ये वाली यहाँ से एक्सटेंड करो, ऐसे ऐसे, और ये वाली ऐसे, कहीं आगे जाके मीट करेंगे। यहाँ क्या बन गई आपकी इमेज, ठीक है, वेरी गुड। हाँ नेचर लिखो बेटा। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस, या नहीं ऐसा नहीं लिखते बेटा, इसमें इसमें लिखो इमेज इज फॉर्म्ड, image is formed at the same side of the object, image is formed at the same side, at the same side of the object, at the same side of the object, और क्या लिखोगे बेटा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, virtual and direct, and enlarged, and enlarged। बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास देना एक बार, किसके पास है? बनाओ बेटा एक बार 6 के 6 फिगर, और देखो ध्यान से, सारा पैटर्न सेम है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, इसमें लिखना बेटा इसके, इमेज फॉर्मेशन बाय this concave lens, image formation by concave lens, image formation by concave lens। सेम है बेटा, दो केसेस बना लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, पहला उसमें क्या बनता था कॉन्वेक्स मिरर में? when the object is at infinity, सेम इसमें लिख लेना बेटा, when the object is at infinity, when the object is at infinity, बना लेते हैं बेटा सेम। अभी कॉन्वेक्स लेंस बना, कॉन्केव लेंस बना लीजिए, और फिर देखते हैं उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। जैसे आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता था, अभी सेम आपका कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग, दिस कॉन्केव लेंस विल बी डाइवर्जिंग। फिर से आपके दो, इधर F2, इधर C2, इधर आपका F1 एंड इधर आपका C1। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो रेज कैसी आ जाएंगी आपकी? पैरेलल। 4 रेज भेज देते हैं, बहुत है बेटा। बताओ कैसे जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, कैसे पास करेंगी? दे विल डाइवर्ज बेटा, F2 से नहीं पास करेंगे, दे विल डाइवर्ज। अभी कैसा होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये कैसे कर गई? डाइवर्ज। कहाँ पे मीट करती हुई दिखाई देंगी? एट F1। ऐसे बनाना बेटा इसको, बिकॉज इट हैज डाइवर्जिंग नेचर।
थैंक यू बेटा। सर मुझे पता नहीं है, रहने दे फिर, कल आ जाए 3 बजे। कल 3 बजे बोल दीजिए फिर उसको, अगर उसको टीटीएस आना है। बट 3 बजे ही हैज़ टू बी हेयर ना, तभी तो मैं कवर अप करा पाऊंगी जो कल 12th में होगा। और हाँ सर, मैंने उसको जो बुकलेट दी है रिलेशन फंक्शंस को, उसको ये भी बोलना है कि उसको प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि वो कर नहीं रहा है। अगर नहीं करेगा तो फिर मुझे पता नहीं लगेगा। हाँ, हाईली डिमिनिश्ड बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इट इज फॉर्म्ड एट F1। इमेजेस हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड भी लिख दोगे तो भी बहुत है बेटा। इमेजेस पॉइंट साइज्ड, virtual and erect, and formed at F1, यानी कि सेम साइज एड्स दी ऑब्जेक्ट। वो देना एक बार, कॉनकेव मिरर किसके पास है, देखना बेटा एक बार कॉनकेव मिरर से कैसा दिख रहा है। मान लो तुम अगर दूर का देखो, छोटा दिखाई दे रहा है या इमेज बहुत छोटी होती जा रही है। थोड़ा दूर से मतलब देखो, जो आगे तुम्हारे फ्रेंड्स बैठे हैं इनको, छोटे छोटे दिख रहे हैं, दिखाना बेटा एक बार। ना मुझे तो बस खाली ये वाला चाहिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट लिखना बेटा इसमें। नेक्स्ट क्या बनेगा केशव? नेक्स्ट दो ही केसेस होते थे बेटा इसमें। ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस बना लेते हैं। कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं। When the object is at finite distance बना लेना बेटा एक बार। Case 2, when the object is at finite distance। बेटा इसमें C1 और F1 के बीच में रख लो। अच्छा एक बात और बताना, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो इज देयर समथिंग रॉन्ग इन इट, या जो हम जैसे लिख रहे हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दे आर राइटिंग इट डाउन एज F1 एंड देन 2F1। तो अगर हम इसको C1 पे लिखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि हमें पता है ना बेटा दैट C1 इज इक्वल टू 2F1 इटसेल्फ, क्योंकि R किसके इक्वल होता है? 2F। तो द सेम गोज इन द लेंसेज एज वेल बेटा, सेम फॉर्मूला चलता है। तो 2F1 लिखो, F2 लिखो, 2F2 लिखो। अगर आपके स्कूल के टीचर ऐसे करवाएं तो डोंट गेट कंफ्यूज बेटा, सेम ही चीज है। इसमें लिख देना केस 2, when the object is at finite distance, when the object is at finite distance। बनाना बेटा जरा, F1 और 2F1 के बीच में डाल देते हैं ऑब्जेक्ट, देखें जरा इमेज कहाँ बनेगी इसकी। एक रे भेज देते हैं पैरेलल टू दिस, ये कर जाएगी बेटा आगे डाइवर्ज, और पीछे कहाँ से पास करती हुई दिखाई देगी? थ्रू F1। और बताओ दूसरी रे कहाँ से डालें? कौन सा फोकस? F2 से पास कराऊं? ऑप्टिकल सेंटर से ना भेज दें? नहीं बेटा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से भेजूंगी बेटा तो कैसे मीट करेगी? इधर से गई, इसमें तो स्ट्रेट ही चली जाएगी बेटा, स्ट्रेट चली गई तो मेरी इमेज कहाँ बन रही है? इमेज तो यहाँ कहीं बनी। हाँ तो ठीक है बेटा, बिटवीन O एंड F1 बन रही है इमेज, लिख लेना बेटा। तो अगर ये मेरा AB है, इफ दिस इज AB देन दिस इज A डैश B डैश। लिए भी लिख सकता है बेटा, फाइनाइट डिस्टेंस में लिख लो फिर, हमने तो इसी केस में लिया है ना, बिटवीन 2F1 एंड F1 और C1 एंड F1। तो लिख लेते हैं नेचर ऑफ इमेज अपने, अगर हमने 2F1 और F1 के बीच में लिया तो लिख लेते हैं नेचर ऑफ इमेज डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट, और किस किस के बीच में बनी? इन बिटवीन F1 एंड O। बस ये दो केसेस थे बेटा, टोटल 8 केसेस इन लेंसेज, 8 केसेस इन मिरर्स, टोटल 16 केसेस वी हैव। एक नोट और लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन अ नोट।
convex lens is a converging lens. Convex lens is a converging lens. Convex lens is a converging lens, whereas concave lens is a diverging lens. Is a diverging lens. Just take 2 minutes, have a look at these 8 image formations. देख लो, अगर कुछ नहीं समझ आया हो पूछ लेना. वर्चुअल होती है बेटा. थैंक यू. कॉन्केव लेंस लिख लो बेटा, यूसेजेस लिख लेते हैं इसके. वो तो कॉन्केव मिरर्स है बेटा, नॉट लेंसेज. लेंसेज पूछ रहा है नहीं. कौन सी लाइट्स में? नहीं, प्लेन नहीं होता बेटा. वो भी तो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज ही तो करता है. बट सर्च करना पड़ेगा बेटा एक बार. ये तो क्या करें, कैमरा के थ्रू क्या? किस में कैमरा है? क्या ऑब्जर्व कर लिया इसने? क्या डिफरेंस देखा? तुमने दोनों लेंसेज को मर्ज कर दिया ना, इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं बेटा इस साल. हाँ, इसमें तो कैमरे में कॉम्बिनेशंस होते हैं बेटा, प्रोजेक्टर्स में कॉम्बिनेशंस होते हैं. प्रोजेक्टर्स, हाँ. और कॉम्बिनेशंस किस किस में होते हैं, सोच के ही बताओ. स्पेक्टिकल्स में भी कॉम्बिनेशंस होते हैं बेटा, वो उनमें होते हैं जिनके दोनों नंबर होते हैं ना, जैसे प्रेस बायोपिया टाइप्स आप लोग बताते हो. और नहीं बेटा, दोनों होते हैं उसमें. पहले वो इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड, उसके बाद उसको सीधा करके फिर डाइवर्ज किया जाता है. दोनों होते हैं प्रोजेक्टर्स में. सीसीटीवी में भी बेटा कुछ तो होता ही होगा. बेटा नेक्स्ट लिखो एक बार. uses of convex lenses. Uses of convex lens. Uses of convex lens. लिखना बेटा. It is used as a magnifying glass. It is used as a magnifying glass, comma, in hypermetropia. In hypermetropia, comma,
और किस में लिखे हैं बेटा? प्रोजेक्टर्स में होते हैं या नहीं होते हैं बेटा? फिर ये तो इसके यूसेजेस मुझे देखने पड़ेंगे एक बार। एक तुमने भी क्या यूज किया था, कैमरा लेंसेज। कैमरा में लिखो बेटा, कैमरे के लेंस में होते हैं इन कैमरा लेंसेज। माइक्रोस्कोप्स में होते थे, कैलिडोस्कोप्स में भी होते हैं बेटा ये। लिखो बेटा इन दिस कैमरा लेंसेज कॉमा माइक्रोस्कोप्स लिख लो। माइक्रोस्कोप्स का तो मुझे आइडिया है कि माइक्रोस्कोप्स में यूज होते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज एटसेट्रा। कुछ और होंगे तो बेटा इसको सर्च करके बताऊंगी। नेक्स्ट लिखना बेटा। वो तो अभी तो तुमने फिर देखा नहीं, जैसे ये टेलीस्कोप्स में भी तो यूज होते हैं ये। अब वो तो बेटा वो, ये तो मुझे नहीं पता बेटा कैसे बनती हैं ये सब चीजें। नेक्स्ट लिखो बेटा इसके यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। फर्स्ट यूज लिखना बेटा, इट इज यूज्ड इन आई लेंसेज। आई ग्लासेस लिख लो बेटा, इट इज यूज्ड इन आई ग्लासेस टू करेक्ट मायोपिया। It is used in eyeglasses to correct myopia, comma used in flashlights to diverge the beam of light. It is used in flashlights to diverge the beam of light. It is used in flashlights, comma लेजर स्कैनर्स लिख लो बेटा। जितने भी लेजर स्कैनर्स हैं इनमें भी यही यूज होता है, लेजर स्कैनर्स एटसेट्रा। बाकी कुछ और भी बहुत सारे यूजेस हैं बेटा, जितना मुझे आइडिया हमने लिख लिए हैं। नेक्स्ट लिखना बेटा इसका लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, साइन कन्वेंशंस ऑफ लेंसेज। साइन कन्वेंशंस ऑफ लेंसेज। अनुभव आपकी बुक है ना बेटा, ये लेके जाओ। साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज। सबसे पहले लिखना बेटा इसकी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, तुम लोग हंसते रहते हो हैं? ये अच्छी चीज है ऐसे? किस बात पे हंसी आ रही है? कोई जोक मारा क्या किसी ने? ये अच्छी चीज थोड़ी ना है बेटा, बैठे बैठे ऐसे हंसते रहो। लिखो साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज। सबसे पहले लिखो कॉन्वेक्स लेंस। सारे सेम सिंबल्स हैं बेटा। यू किसको डिनोट करता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? लेफ्ट साइड पे। तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यू इज ऑलवेज नेगेटिव। वी बताओ इसमें, वी डिपेंड, वी हमेशा कहाँ बनेगा बेटा? डिपेंड करेगा। 5 केसेस में पॉजिटिव होता है, एक केस में नेगेटिव होता है। अच्छा और बताओ, एच हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसका एफ भी बेटा, इसको प्लीज नोट कर लेना, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ को क्या लिया जाता है? साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। बेटा वी तो डिपेंड करेगा, वी 5 केसेस में तो पॉजिटिव है और एक केस में नेगेटिव है। इसका एफ हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं प्लीज, कि बाय साइन कन्वेंशन दिस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। बेटा इसका पॉजिटिव ही लेते हैं, उसके पीछे का मुझे रूल नहीं याद, बता दूंगी, बट कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है बेटा। नेक्स्ट लिखना बेटा इसमें कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में यू क्या रहेगा बेटा? हमेशा नेगेटिव। वी क्या रहेगा? वी सोच के बताओ। इमेज, इमेज हमेशा कहाँ बनती है? अरे ये लेंस की बात कर रहे हैं बेटा। वी हमेशा जहाँ पे आपका क्या रखा होता है? यू रखा होता है, तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो वी भी आपका इसमें हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। और एफ भी इसका क्या रहता है बेटा? नेगेटिव। एच रहता है पॉजिटिव। एच डैश भी रहता है पॉजिटिव। और बताओ क्या बना? अब बैठिए मैम। ठीक है, ये सारे केसेस हैं बेटा।
कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, डायोप्टर कल ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा ना। अभी तो पहले मुझे मैथ्स कंप्लीट करवाना है बेटा। लाइफ प्रोसेस नहीं नहीं, अभी इसके भी तो न्यूमेरिकल्स और लेंसेज की लाइफ प्रोसेस आ रहा है। मैथ्स कब करेंगे? चैप्टर 2 साइंस का सबके अलग अलग आ रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? आप लोगों ने अपनी अपनी डेट्स लिखवा रखी है ना सर को? कब खत्म हुआ? कब आया? मुझे तो नहीं बताया। कब हुआ यूटी? नंबर कितने आए? जून एंडिंग को तो बेटा बहुत कुछ खिंच जाएगा, बट ये जिनके अभी हैं ऐसे ही करेंगे बेटा। फिर रोज मैथ्स और साइंस दोनों ही करना पड़ेगा। लाइफ प्रोसेस आ रहा है, किसी के में चैप्टर 2 आ रहा है, एसिड्स एंड बेसिस। मैथ्स में कितने आए मार्क्स? बस हाईएस्ट कितने गए? 20 में से 20 नहीं गए? फिर और वो आप क्यों नहीं हो 20 में से 20 लाने वाले? नहीं बेटा, उसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, समझना है। हो गया, वो टेस्ट दे रही हैं, दे लेते। हाँ वो दे रही बेटा। क्या? ओ यार, तुम्हारी वर्कशीट भी तो रह गई। तो बुकलेट के पीछे वाले क्वेश्चंस हो गए बेटा? बुकलेट कहाँ कर दी तुमने अब? बुकलेट तो मेरे पास स्पेयर भी नहीं है। गुड इवनिंग बेटा। ये ले लो, ये किसकी है? इससे कर लेना। गुड इवनिंग बेटा। भारती एक बार पैर साइड करना बेटा। कल ही तो मैंने निकाली थी बेटा, एक सेकेंड, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, चीजें नहीं मिल रही हैं सेंटर में। सर मैंने आपको कहा था ना, वो निकालना था।